केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 79वां बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह उनका लगातार 9वां बजट है। इस बजट का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपए है। सरकार ने इसे उत्पादकता बढ़ाने वाला, लचीला और विकास तेज रखने वाला बजट बताया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बजट से किसान, युवा, गांव और आम नागरिक गायब हैं। खैर, सरकार और विपक्ष को छोड़िए, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो आई शेयर बाजार की। बाजार पूरी तरह से लड़खड़ा गया और संभलने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अंत में बड़ी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हो गया। India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. Several innovative ideas were shared. I propose interventions in 6 areas. Components manufacturing scheme launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores. The mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores. इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट को 4.3% तक लाने का लक्ष्य है। लेकिन क्या यह बजट वाकई आम आदमी की जेब पर बोझ कम करेगा या सिर्फ सरकार की ओर से हेडलाइन मैनेजमेंट करने वाला फैंसी बजट है? इस बजट में आम नागरिक को क्या मिला, पिछली सरकारों से इसकी तुलना करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रक्षा जैसे क्षेत्र में हर एंगल से इसकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले सुनिए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार प्रकाश हिंदुस्तानी को। उन्होंने द लेंस को यह बताया। देखिए, ये बजट जो है कुल मिलाकर एक फैंसी बजट है, पॉपुलिस्ट नहीं है बल्कि एलिट ओरिएंटेड बजट है। ये कैपेक्स की बढ़ोतरी की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, लेकिन इस बजट में कॉमन मैन गायब है, रूरल इंडिया गायब है, यूथ के जॉब्स गायब हैं, इन्फ्लेशन रिलीफ गायब है। कुल मिलाकर 11 साल की नाकामियों को छुपाने की कोशिश इसमें दिखती है, जिसमें नो सॉल्यूशन नो स्लोगन। यानी बजट ऐसा है जो एक खास वर्ग के लोगों को फायदे देगा। लगता है कि सरकार के पास आइडियाज खत्म हो गए। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आइडियाज खत्म हो गए, ऐसा लगता, क्योंकि इस बजट में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों का कोई समाधान नहीं, किसानों को इनकम की सिक्योरिटी नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है 0.01 से बढ़ाकर 0.15 कर दिया है। यानी इसमें सरकार ने अच्छी खासी वृद्धि कर दी। इससे ट्रेडर्स, ब्रोकर्स और एनएफओ सेगमेंट जो है उनको उस पर बड़ी परेशानी होगी। अब बात आम नागरिकों की। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी जो रोज की जिंदगी में महंगाई, टैक्स और रोजगार से जूझते हैं। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स में भी कोई राहत नहीं है, बल्कि एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया, जो शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों के लिए निराशा लेकर आया, जिसका असर बजट भाषण खत्म होते ही दिखाई दिया। सेंसेक्स 2000 से अधिक अंकों तक टूट गया और भारी गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। इस बजट में छोटे कारोबारियों के लिए नए इंसेंटिव्स हैं, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम और 10,000 करोड़ तक का फंड। अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हैं तो लोन आसानी से मिल सकता है। टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए 5 मेडिकल टूरिज्म हब और रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। इससे जॉब्स बढ़ सकती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट राहत कोई नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने या होम लोन पर ज्यादा छूट की कोई बात नहीं हुई। महंगाई पर कंट्रोल के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं दिखा। कुल मिलाकर आम नागरिक को विकसित भारत का सपना दिखाया गया है, लेकिन तुरंत जेब में पैसे आने वाली कोई सौगात नहीं है। I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements.
The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. अब तुलना करें पिछले सरकारों के बजट से। यूपीए सरकार के समय जैसे मनमोहन सिंह के बजट में किसानों को डायरेक्ट सौगात मिलती थी, जैसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी, लोन वेवर स्कीम, गांव के लिए मनरेगा जैसी स्कीम से रोजगार मिलता था, रेल यात्रियों को सस्ती टिकट, नई ट्रेनें और स्टेशनों का विकास डायरेक्ट फायदा देता था। उदाहरण के तौर पर 2013 के बजट में किसानों के लिए 27,000 करोड़ की सब्सिडी थी और रेल बजट अलग से पेश होता था, जिसमें आम नागरिकों के लिए स्पेशल पैकेज होते थे। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. इस बजट में किसानों के लिए कोई नई एमएसपी स्कीम या लोन राहत नहीं है। गांव के लिए रूरल डेवलपमेंट पर फोकस है, लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या सब्सिडी इजाफा नहीं किया गया है। रेल से यात्रा करने वालों के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान है, जैसे मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं। तुरंत टिकट सस्ता होने या नई लोकल ट्रेनों के आने की कोई बात नहीं है। पिछली सरकारों में बजट पॉपुलिस्ट होता था, डायरेक्ट गिफ्ट से वोटर्स को लुभाया जाता था। यहाँ फोकस विकसित भारत पर है, लेकिन आम आदमी को डायरेक्ट सौगात जैसी कोई बात नहीं नजर आई। The sports sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. बजट में शिक्षा पर ज्यादा फोकस नहीं है। कोई नई स्कॉलरशिप या स्कूल इंफ्रा का बड़ा ऐलान नहीं है। हालांकि युवा शक्ति का जिक्र जरूर है और सिटी इकोनॉमिक रीजन में एजुकेशन को शामिल किया गया है, लेकिन देश को उम्मीद थी कि एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा फंड, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग या डिजिटल एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल फीस पर कंट्रोल या स्टूडेंट लोन पर सब्सिडी दी जाएगी, जो कि नहीं है। स्वास्थ्य पर भी सीमित ऐलान है। 5 मेडिकल टूरिज्म हब का प्लान है जो जॉब्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन आयुष्मान भारत जैसी स्कीम में इजाफा नहीं किया गया। देश उम्मीद कर रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा या सरकारी अस्पतालों में ज्यादा निवेश किया जाएगा। कोरोना महामारी के बाद हेल्थ बजट में कोई बड़ा बूस्ट नहीं है, सिर्फ 10,000 करोड़ का बायोफार्मा प्रोग्राम है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha
Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. इस बजट में रोजगार पर तो फोकस है, लेकिन कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40,000 करोड़ का आउटले बनाया गया है। इसमें जॉब्स बढ़ सकती हैं, लेकिन युवाओं के लिए कोई नई स्किल स्कीम या अप्रेंटिस प्रोग्राम नहीं है। देश उम्मीद कर रहा था कि 2 करोड़ जॉब्स का वादा पूरा करने के लिए खास टारगेट तय किए जाएंगे, जिसकी कमी इस बजट में साफ साफ दिखाई दी। रक्षा क्षेत्र, यहाँ बड़ा इजाफा किया गया है। रक्षा बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है, कुल 7.85 लाख करोड़ रुपए। इससे मोदी सरकार की रक्षा सौदों में तेजी दिखती है, जैसे मॉडर्नाइजेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी। देश उम्मीद कर रहा था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया को बूस्ट मिले, जो मिला भी। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक है, जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। पीएम ने इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस बता दिया, जो विकास को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, एमएसएमई और टूरिज्म पर जोर दिया। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है, और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट सभी के विकास पर फोकस्ड है। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ बताते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा। उन्होंने रेयर अर्थ कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल का भी जिक्र किया। So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Viksit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth, which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out.
we are continuing to do the reform activities. So it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, technology, 21st century, this century is completely driven by technology. So we will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefits in the sense of ease of doing living, or for his business to prosper, or for farmers for greater productivity or better logistics, whatever. So technology for benefiting every common man, and above all, with all this, inclusive development. सबका साथ सबका विकास। देश उम्मीद कर रहा था कि टैक्स में राहत मिलेगी, जॉब क्रिएशंस, महंगाई कंट्रोल होगी, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी की कुछ बात होगी, लेकिन यह सब कमी रह गई। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं किया गया, किसानों को डायरेक्ट राहत नहीं मिली, हेल्थ और एजुकेशन में कोई बड़ा बूस्ट नहीं आया, ग्लोबल चुनौतियां जैसे यूएस टैरिफ पर कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं दिखाई दिया, खासकर ट्रंप के टैरिफ का जवाब इस बजट में भी नहीं दिया गया। विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत की असली समस्याओं से अंधा है, युवाओं को जॉब्स नहीं है, किसान संकट में है और घरेलू बचत गिर रही है। शशि थरूर ने क्रिकेट एनालॉजी से कहा कि एमएफ ने बॉल मिस कर दी। ममता बनर्जी ने इसे दिशाहीन कहा। उन्होंने कहा कि बंगाल को कुछ नहीं मिला। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार में नए आइडियाज खत्म हो गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है, और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का जो ये दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बताता है, लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल संकट ठहरी हुई वेतन, कमजोर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में सुस्ती, लेकिन बजट में उपभोक्ता मांग के फिर से गति देने का कोई विचार नहीं दिखता। घरेलू बचत में कमी और व्यक्तिगत कर्ज के बढ़ते बोझ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। युवा शक्ति की तमाम पैकेजिंग के बावजूद शिक्षित युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी के संकट का कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की आलोचनाएं देखने को मिल रही हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट किसान को साफ संदेश देता है कि अब न दिल में जगह है न जुबान पर है। यहाँ जिस दिल की बात हो रही है वो सरकार की है। खेती किसान के लिए 2026-27 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि दिल में तो कभी था ही नहीं, नजर से गिर चुका था और आज किसान इनकी जुबान से भी गायब हो गया है। पहली बार एक बजट था जिसमें वित्त मंत्री ने दिखावा भी नहीं किया किसानों के लिए कुछ करने का। जो सामान्य घोषणाएं की जाती थी, जो नाम 5-10 बार लिया जाता था, अब वो भी उतार दिया और जिक्र हुआ किसान का तो किसके साथ?
दिव्यांग के साथ, मेंटली चैलेंज के साथ, उनके साथ किसान का भी जिक्र हुआ। इसको भी कुछ पकड़ा देंगे, इस बेचारे के लिए भी कुछ देना है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो ये बजट किसान की गिरती हुई स्थिति इस सरकार में उसका द्योतक है। एक यूजर ने तो आलोचना करते हुए पोस्ट किया कि बजट से छत्तीसगढ़ में भारी हर्ष और उल्लास का वातावरण है। एक जगह 6 अक्षर का प्रयोग हुआ है। राज्य के नेताओं ने इसे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाला बजट बताया है। ये उस यूजर ने आलोचना के तौर पर कहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते ने एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन का बदला 2026 के बजट से ले लिया है। देखिए उनका पोस्ट। वहीं शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह बजट सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए है, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। यह बजट एकदम डब्बा बजट है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बजट से पहले ही तय था कि किसको लाभ पहुंचने वाला है। इस बजट में कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। किसी किसान से जाकर के पूछिए कि उसे इस बजट से क्या मिला। तो ये थी बजट से जुड़ी सारी जानकारियां, जिसमें सरकार का भी पक्ष था और विपक्ष का भी पक्ष था। आप बजट को कैसे देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए। द लेंस को देखते रहिए। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।